Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Today we are going to study a very beautiful play, The Cherry Orchard, written by Anton Chekhov. And I'm going to discuss a very important question related to MA English Part 2. Discuss the major themes of the play. हम मेजर थीम्स डिस्कस करने लगे हैं चेरी ऑर्चर्ड के, और थीम्स का क्या मतलब होता है मैं उसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाऊंगी, नोट कर लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटन चेखोव. मेजर थीम्स. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट the author. Anton Chekhov, 1860 to 1904, was a Russian physician and supreme short story writer and playwright. ये एक रशियन फिजिशियन था एंटन चेखोव, जो कि बाद में he converted to a short story writer and playwright as well. He was considered to be among the greatest writers of short stories in history. बहुत बड़ा राइटर था और बहुत मशहूर था कि ये शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का माहिर कहलाया जाता था. His career as a dramatist produced 4 classics and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. Chekhov practiced as a medical doctor throughout his literary career. जी, चेखोव ना सिर्फ एक मशहूर ड्रामेटिस्ट था बल्कि वो एक मेडिकल डॉक्टर के तौर पे भी प्रैक्टिस कर रहा था. द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास इन रशिया एंड फॉल ऑफ द एरिस्टोक्रेसी. मिडिल क्लास जो थी, जो दरमियाना तबका था, वो उभर कर ऊपर आ रहा था, और जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो जागीरदार थे, उनका डिक्लाइन हो रहा था, यानी वो जवाल की तरफ जा रहे थे. द प्ले डिस्क्राइब्स हाउ एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली हैज़ टू सेल इट्स फेमस एस्टेट चेरी ऑर्चर्ड एंड हाउ एन ऑर्डिनरी मैन हु हैड बीन सर्विंग दिस फैमिली एज अ सर्व फॉर जनरेशंस परचेजेस दिस ऑर्चर्ड. इस प्ले में ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, एक जागीर दाराना उनका निज़ाम था, और वो जो है उनको अपनी मशहूर इस्टेट बेचनी पड़ी जिसका नाम चेरी ऑर्चर्ड था. किस तरह से एक आम आदमी ने उनकी वो चेरी ऑर्चर्ड ख़रीद ली, और वो आम आदमी कोई और नहीं था बल्कि उनका अपना ही ग़ुलाम था जो कि चेरी ऑर्चर्ड में नस्लों से काम कर रहा था. उसी ने वो चेरी ऑर्चर्ड ख़रीद लिया. लियोबॉव एंड हर ब्रदर गेव वर अनएबल टू फाइंड अ वे एज हाउ टू कोप अप विद द न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ रशिया. लियोबॉव जो कि एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी थी, और उसका भाई गेव जो है, उनको नहीं पता था कि किस तरह से इस नई सिचुएशन को इसके साथ कोप अप करना है, इसको हैंडल करना है. नई सिचुएशन क्या थी? एक न्यू सोशल ऑर्डर आया था रशिया का कि सर्व्स जो थे और जो मिडिल क्लास है वो भी अब आज़ादी के साथ कारोबार कर सकेगी, तिजारत कर सकेगी और अपनी ग्रोथ के लिए काम कर सकेगी. Whereas Lupakin, their servant, takes advantage of the situation and replaces those who once ruled over him. जबकि उनका मुलाजिम जो था, जो सर्व था, लूपाकिन, वो इस मौके से फ़ायदा उठाता है और उनकी जगह ले लेता है जो कभी उस पर हुकूमत करते थे, यानी अपने जो उनके ओनर्स थे. There are many themes in the play The Cherry Orchard that seems to be associated with Russian society of 18th century. चेरी ऑर्चर्ड में बहुत सारे थीम्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो कि एसोसिएटेड हैं रशियन सोसाइटी से. 18th सेंचुरी की 18वीं सदी का ये बहुत खूबसूरत प्ले है जिसमें कई थीम्स हमें दिखाई देते हैं. थीम्स आर डिफाइंड एज, अब ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और जब भी कोई थीम्स वाला क्वेश्चन आएगा आप ये डेफिनेशन पुट कर सकते हैं. थीम्स आर फंडामेंटल एंड ऑफन यूनिवर्सल आइडियाज़ एक्सप्लोर्ड इन सम लिटरेरी वर्क. थीम्स वो फंडामेंटल और ऐसे यूनिवर्सल आइडियाज़ हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है किसी भी अदब के काम में. The liberation of Russia serfs by Tsar Nicholas II brought about a great social change in Russia, and this is the main theme of the play, The Cherry Orchard. Social change एक बहुत मेन थीम है The Cherry Orchard के प्ले में, और ये जो है
रशिया में जो ग़ुलाम थे उनकी आज़ादी से मुतल्लिक है कि किस तरह से जब वो सर्फ्स आज़ाद हुए तो एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आया जिसने पूरे रशिया की जो सोशल स्ट्रक्चर था उसको बदल के रख दिया। इसी लिहाज से ये मेन थीम कहलाता है। मैनी अरिस्टोक्रेट्स फेल ऑन हार्ड टाइम्स एंड सम ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग सर्व्स रोज हाई। बहुत सारे अरिस्टोक्रेट्स जो हैं वो ज़वाल का शिकार हो गए और बहुत जो हार्ड वर्किंग सर्व्स थे, ग़ुलाम थे, वो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो गया। द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस सोशल चेंज आर द कैरेक्टर्स ऑफ अरिस्टोक्रेट्स। मिसेस रैंस्के हैज़ फेल्ड टू मैनेज हर चेरी ऑर्चर्ड। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल जो है सोशल चेंज की जो कि हमें इस प्ले में नज़र आती है वो अरिस्टोक्रेटिक लेडी थी मिसेस रैंस्के, जो अपना मैनेज ही नहीं कर सकी कि किस तरह से उनको चेरी ऑर्चर्ड को बचाना था, अपनी स्टेट को, और उनको आखिरकार वो स्टेट बेचनी पड़ी अपने ही एक सर्फ के हाथ। हर मॉर्टगेज पेमेंट इज़ ड्यू एंड शी डज़ नॉट हैव इनफ फंड्स टू कवर द पेमेंट। जी, उस पर बहुत सारे कर्ज़े चढ़ चुके थे और उसके पास इतने इनफ फंड्स नहीं थे कि वो उनको अदा करती। Whereas her former serf Lupakin, a shrewd businessman, makes himself able enough to purchase her state। जबकि जो उसका जो फॉर्मर सर्फ था यानी जो उनका मुलाजिम था जो कि अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है कि वो ये स्टेट खरीद ले। The other hand, several other characters of the play seem to be frozen in the same world of servitude। जबकि सर्फ क्लास के बहुत से ऐसे लोग थे जो कि फ्रोज़न महसूस होते थे, यानी वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे, ना वो ग्रोथ में इंटरेस्टेड थे, वो उसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी ही बसर करना चाहते थे। दे हैव नो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मोबिलिटी। उनको किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई थी। एंड सोशल एडवांसमेंट, फॉर एग्जांपल फिर्स एंड ट्रॉफीमोव बोथ क्वेश्चन एट द यूटिलिटी ऑफ लिबरेशन। फिर्स जो कि उनका 80 साल पुराना मुलाजिम था जो कि चेरी ऑर्चर्ड में ही कई सालों से काम कर रहा था, वो इस आज़ादी की ज़िंदगी में नहीं इंटरेस्टेड था और इसी तरह ग़ुलाम बन कर रहना चाहता था। ट्रॉफीमोव जो कि लियोबॉफ के बेटे का ट्यूटर था, उसको भी इस आज़ादी की ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना वो आगे बढ़ना चाहता था, बल्कि वो अपनी एक ही उसकी फ़िलासफ़ी की दुनिया थी और वो उसी में मगन रहना चाहता था। दे आर अनएबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल प्रोग्रेस। वो इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, यानी वो एक ही समझते थे कि सोशल चेंज और सोशल प्रोग्रेस एक ही चीज़ है, जबकि उनको सोशली आगे बढ़ना चाहिए था, अपने क्लास को बेहतर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को नहीं बदला और उसके लिए कोई काम नहीं किया। फिर्स इज़ द लिविंग प्रूफ ऑफ सोशल डिस्क्रिपेंसी। दो सोसाइटी हैज़ चेंज्ड येट हिज लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ काउंटलेस अदर्स हैव नॉट प्रोग्रेस्ड। फिर्स जो कि जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो सर्फ था इस एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का कई सालों से, उसने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया कि वो आगे प्रोग्रेस करना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है या आज़ाद होना चाहता है। बोथ कैरेक्टर्स बिलीव दैट द लिबरेशन इज़ नॉट इनफ टू कंस्टिट्यूट प्रोग्रेस। The play leaves the impression that while change has come, there is more work to be done। यहाँ पे एक टेक्सचुअल कोड आ जाती है और यहाँ आप अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं इसको। First, in the old days, 40 or 50 years ago, they used to dry the cherries and soak them and pickle them and make jam of them। पुराने वक्तों में, पुराने दिनों में 40-50 साल पहले की बात है कि इन चेरीज़ को ड्राई किया जाता था और इनको भिगोया जाता था, फिर इनका अचार बनाया जाता था या जैम बनाते थे। मैडल रेंस के एंड वाई डोंट दे डू इट नाउ, और अब क्यों नहीं करते ये। फिर्स दे हैव फॉरगॉटन, वो भूल चुके हैं। नो बडी रिमेंबर्स हाउ टू डू इट, किसी को भी याद नहीं कि किस तरह किया जाता है। प्ले डील्स विद द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस इन मैनी डिफरेंट वेज। अब हम थीम ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। पहले हमने सोशल चेंज और सोशल प्रोग्रेस को डिस्कस किया है। द कैरेक्टर्स डिमॉन्स्ट्रेट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिजल्टेड फ्रॉम लिबरेशन।
कि इसमें प्ले में जो भी करैक्टर्स हैं उनको किस हद तक आज़ादी हासिल हुई है इस लिबरेशन मूवमेंट से. The character of Lupacan and Fierce are at opposite ends of this freedom. Lupacan takes advantage of his liberation and succeeds in making himself independent, whereas Fierce, though free, yet he has not changed his position at all and is subject to the whims of the family he serves, as he has always been before his freedom. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लुपाकिन और फिर्स में यही फ़र्क था कि लुपाकिन ने इस फ्रीडम मूवमेंट से एडवांटेज लेते हुए बिज़नेस किया और एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे सामने आया, जबकि फिर्स ने ग़ुलामी को ही इख्तियार किए रखा और वो उसी तरह रहा जैसे कि वो फ्रीडम मूवमेंट से पहले था. द डिफरेंस इन देयर सिचुएशन डेमॉन्स्ट्रेट्स दैट constitutionally a group of people has been liberated, but they are not equipped with the skill and training needed to be independent, such as education, free will and a peace of mind. ये जो सिचुएशन थी इसमें फ़र्क ये था कि उन्होंने आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने कोई स्किल या ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की थी कि जिस तरह एजुकेशन प्रोवाइड करें या वो कोई पीस ऑफ लैंड दे दें सर्फ्स को ताकि वो आगे बढ़ सके. बट ट्रॉफीमोव एन आइडियलिस्ट फील्स हिमसेल्फ फ्री. ट्रॉफीमोव जो कि एक आइडियलिस्ट था, एक फ़िलासफ़र था, वो अपने आप को आज़ाद महसूस करता था. He refuses Lupakin's offer of money because he feels himself a free man. He says to him, "Nothing that you value has the smallest power over me." इसका यही मतलब था कि वो मटीरियलिस्टिक आदमी नहीं था और उसको पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो उसने लुपाकिन जब उसको पैसों की ऑफ़र करता है तो आगे से उसको इनकार कर देता है और कहता है कि मैं उस चीज़ को वैल्यू नहीं करता और उसकी स्मॉलेस्ट पावर भी मेरे ऊपर नहीं है जिसको तुम वैल्यू करते हो. नेक्स्ट थीम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पैसिविटी एंड इनएक्टिविटी इज़ द एसेंशियल ट्रेडमार्क ऑफ द नेचर ऑफ मैनी कैरेक्टर्स एंड देयरफॉर अ रनिंग थीम इन द प्ले. For example, Mrs. Ranske, her daughter Anya, and her brother Leonid gave are very passive. Passive होते हैं जो कि बहुत सुस्त हों और inactive हों, जिनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई शौक़ ना हो ख़ास, और वो मोस्टली उनका रोल जो है वो पैसिव हो. They find themselves unable to change the course of their worst circumstances. Mrs. Ranske gives up effort to save her state and resigns to her fate. She goes out to expensive restaurants, buys gifts, gives heavy tips to the waiters, lends money to her neighbor and gives a gold coin to the beggar. आप देखें, एक तरफ वो बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं कर रही कि वो अपनी स्टेट को किसी तरह बचा सके, यहाँ भी इनएक्टिविटी शो होती है. इसके साथ साथ उसकी एक्स्ट्रावेगेंस स्पेंड करने की आदत भी यहाँ दिखा रहे हैं कि वो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जाती है, हैवी टिप्स देती है वेटर्स को, बहुत महंगे गिफ्ट्स भी ख़रीदती है और अपने जो पड़ोसी हैं उनको भी पैसे उधार पे देती है. इसके अलावा वो एक बैगर को गोल्ड कॉइन देती है. तो इससे ही अंदाज़ा होता है कि वो कितनी उसकी पैसिव नेचर है. शी रिमेन्स पैसिव एंड अलाउज़ द ऑक्शन टू टेक प्लेस. आखिर तक वो इनएक्टिव रहती है और वो उसकी यही कोशिश होती है कि भाई किसी तरह ख़ुद ही ये स्टेट बच जाए और वो कोई हाथ पाँव नहीं मारती. और आखिर तक जब तक ऑक्शन नहीं हो जाती उस घर की, उसकी इनएक्टिविटी शो होती है. Gave, Anya and Varya also became passive and continue to believe that everything will be good. Gave जो कि उसका भाई था लियोबोव का, अन्या जो उसकी बेटी थी और वरिया उसकी अडॉप्टेड बेटी थी, ये भी पैसिव हो गए थे और इस बात पे यकीन रखते थे कि खुद ही सब कुछ आखिर में ठीक हो जाएगा. She and her brother do nothing to avoid the auction but remain passive, hoping for miracle. Gave और लियोबोव की बात हो रही है यहाँ पे कि आखिर तक उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं की कि वो किसी तरह इस ऑक्शन को रोक दें और इसी बात पे वो उम्मीद रखते थे कि किसी तरह कोई मुआवजा हो जाएगा और उनकी जो स्टेट है वो बिकने से बच जाएगी. Gave's passivity is clear from his saying. यहाँ पे टेक्सचुअल कोट आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए. I have been thinking, racking my brains. I have got all sorts of remedies, lots of them. हाँ, वो बस ऐसे ही अपने दिमाग लड़ा रहा है बैठा हुआ और वो ये कह रहा है कि मेरे पास तमाम तरह की रेमेडीज़ यानी सॉल्यूशंस मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, जबकि एक्चुअल में रियलिटी में उसके पास किसी किस्म का कोई सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता. Varya to enter a convent but does not succeed. Her passivity to her love for Lupacan and Lupacan's passivity towards her leads to their inability to marry. Varya जो कि उसकी adopted बेटी थी
वो भी एक कॉन्वेंट जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा सकी। यहाँ पे भी उसकी इनएक्टिविटी, पैसिविटी शो हो रही है, उसकी सुस्ती ज़ाहिर हो रही है। और लुपाकिन की तरफ भी वो काफ़ी सुस्त थी, उसके तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं थी, इसीलिए और लुपाकिन ने भी उसकी तरफ पैसिविटी शो की थी, जिसकी वजह से ये हुआ था कि वो उनकी आखिर में शादी नहीं हो सकी थी। बोथ रिपीटेडली से दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शंस अबाउट देयर मैरिज, कि वो इस शादी में उनको कोई मसला नहीं है और वो करना चाहते हैं एक दूसरे से शादी। बट नाइदर ऑफ देम प्रपोजेस द अदर, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ नहीं मांगता। दिस शोज़ inactivity clearly as Varya is held by social constraints and Lupakin by his obsession with business. Mrs. Ransky and her family give too much emphasis on appearances. जी एक और थीम है emphasis on appearances का, ये भी आप नोट डाउन कर लें. That is another theme of the play. They appear to be wealthy family living on their estate in spite of their approaching destitute. यानी इसके बावजूद कि वो उनका डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन वो दुनिया को यही ज़ाहिर कर रहे थे कि वो बहुत अमीर हैं और बड़े स्टेटस वाले हैं, उनको पैसों की कोई कमी नहीं है. दे कंटिन्यू टू लिव लाइक एरिस्टोक्रेट्स, कीपिंग सर्वेंट्स, अटेंडिंग पार्टीज एक्सेट्रा. Gave things to get a job in a bank only when he realizes that his situation is in danger. गेव जो कि लियोबॉफ का भाई होता है, वो तभी इस ख्याल को सोचता है कि वो जॉब कर ले किसी बैंक में जब उसको थोड़ा सा ख़तरा महसूस होता है कि अब वाकई चेरी ऑर्चर्ड स्टेट जो है वो बिकने वाली है. दिस एम्फसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एरिस्टोक्रेसी बट इन द चेंजिंग सोशल एनवायरनमेंट इट वाज अनवाइज. एरिस्टोक्रेट्स के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो अपना शो ऑफ करें अपनी हमारत का और सबको दिखाएं कि वो बहुत अमीर हैं, लेकिन जिस तरह का सोशल एनवायरनमेंट अब चेंज हो चुका था तो ये एक उनकी बेवकूफ़ी थी कि वो एक्स्ट्रावेगेंटली पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे. इन द चेरी ऑर्चर्ड चॉइसेस हैव देयर कॉन्सिक्वेंसेस एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन. ये दोनों थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो चॉइसेस हैं उनके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस से मतलब है कि हर जो आपकी चॉइस होती है उसका कोई ना कोई नतीजा सामने निकलता है. एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी अपनी ख़ुद कार तबाही का बायस बनना. These are the important themes that lead the story towards its end. Skill is a powerful thing, but Ransky family remained passive and allow the auction to happen without any interference. यानी Ransky family ने खुद अपनी मर्ज़ी से वो पैसिव रहे थे और उन्होंने इस बात की इजाज़त दी थी कि ऑक्शन हो जाए बगैर किसी इंटरफेरेंस के. It is Lupakin who makes the decision and chooses to buy the orchard, though his advice of making small plots of orchard has been rejected by Ranskys. यानी शुरू में जो उसने ये कहा था कि यहाँ पे समर कॉटेजेस बना देते हैं ऑर्चर्ड की लैंड को डिवाइड करके, तो उन्होंने उसकी इस राय को नहीं कबूल किया था, और जिसकी वजह से ये हुआ कि लुपाकिन ने आखिर ये डिसीजन लिया कि वो चेरी ऑर्चर्ड को ख़रीदेगा. In the same way, Pishik takes the opportunity to allow mining in his estate and gets benefit from this choice by making enough money to pay off his debtors. ये पिशिक जो था ये लियोबॉफ का हमसाया था और ये अक्सर उससे पैसे ही मांगता रहता था, लेकिन बाद में उसने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एस्टेट पर माइनिंग करवाई और वहाँ से उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया. Chekhov places much of the blame for the auction of the orchard on those characters who are unable to make choices and take action for their survival. चेखोव जो कि ऑथर है चेरी ऑर्चर्ड का, वो ज़्यादातर ब्लेम उन लोगों पे डाल रहा है जो कि ऑर्चर्ड की ऑक्शन के इंतज़ार में बैठे रहे और उन्होंने कोई इस तरह की चॉइस नहीं की कि वो किसी तरह उस ऑक्शन को रुकवा सकते और वो कोई ना कोई एक्शन लेते अपने सर्वाइवल के लिए. Madam Ransky, villas and villa residents, oh please, it's so vulgar. Gave, I quite agree with you. मतलब ये दोनों बहन भाई नहीं चाहते थे कि वहाँ पे विलास बने और वो अपने लोन अदा कर सकें. In this play, the class conflict is best seen in servants. Now this is another very important theme in the play, class conflict. Yasha, Fir's grandson, has different wants and needs from Fir's. Yasha wishes to move up in the world. Firs, on the other hand, wishes to return to the days before the liberation of the serfs. अब दोनों पोते और दादे में बहुत फ़र्क दिखाया हुआ है
कि जो दादा है वो ये चाहता है कि वो उन दिनों में वापस चला जाए जहाँ पे कोई आज़ादी नहीं थी, जबकि याशा जो है, जो कि उसका ग्रैंडसन था, पोता था उसका, वो दुनिया घूमना चाहता था और उसको आज़ादी पसंद थी. Fierce finds himself more comfortable with the old social order, while Yasha yearns for a new one where he can act according to his own wishes. Dunyasha, Mrs. Ranske's maid, wishes to be a stylish lady and marry a wealthy man. Dunyasha Mrs. Ranske की मुलाजमा थी और वो चाहती थी कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे. Unlike her predecessors who were victim of servitude, she is free in her planning. और जिस तरह से उसके जो परदादे वगैरह थे उनकी तरह नहीं वो बनना चाहती थी, बल्कि वो आज़ाद होना चाहती थी और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना चाहती थी. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सोशल चेंज, सर्वेंट क्लास होप्स टू बी रिच लाइक लुपाकिन. अब सर्वेंट क्लास को एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि वो भी लुपाकिन की तरह अमीर बने. ट्रॉफीमोव टेल्स अन्या अबाउट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन रशिया. ट्रॉफीमोव जो कि ट्यूटर था लेवोव के बेटे का, वो उसकी बेटी को ये बात बताता है कि किस तरह से रशिया में क्लास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. All your ancestors own serfs. तुम्हारे जितने भी दादा परदादा थे वो serfs own करते थे, यानी उनके पास ग़ुलाम थे. They owned living beings. Can't you see human beings looking at you from every cherry tree in your orchard? कहता है कि वो उन्होंने लिविंग बींग्स को, इंसानों को, जानदारों को उन्होंने ओन किया हुआ था. क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि वो इंसान जो हैं वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं हर चेरी ट्री के पीछे से, फ्रॉम एवरी लीफ एंड एवरी ट्री ट्रंक, और हर पत्ते के पीछे से और हर ट्री ट्रंक के पीछे से. टू ओन लिविंग सोल्स. वो कहता है कि लिविंग सोल्स को ओन करना, यानी वो बिल्कुल इसकी मुखालफत में ये सब बातें बोल रहा है कि लिविंग सोल्स को ओन करना ही बहुत बड़ा जुल्म है. ठीक है, तो ये एरिस्टोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ये बात इस बात की अहमियत थी कि सर्फ्स रखे जाएं, और सर्फ क्लास और एरिस्टोक्रेटिक क्लास में बहुत बड़ा क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट था उस ज़माने में. The aristocracy, despite its fall, is not ready to treat men like Lupakin or Trofimov as social equals. एरिस्टोक्रेसी फॉल के बावजूद तैयार नहीं थी कि वो लुपाकिन या ट्रॉफीमोव जैसे इंसानों को इक्वल समझें. दो लुपाकिन इज़ नाउ अ वेल्दी मैन विद बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन दैन रैंस्केस, येट दे कंसिडर हिम एज अ वल्गर मैन हु हैज़ नो अप्रिसिएशन फॉर ट्रेडिशन और ब्यूटी. वो यही समझते थे कि इसको तो ये तो जाहिल आदमी है और इसको कुछ पता नहीं है कि ब्यूटी और ट्रेडिशन क्या है. बिकॉज ही सजेस्ट टू बिल्ड कॉटेजेस इन अ डिग्निफाइड ऑर्चर्ड. क्योंकि उसने कॉटेजेस बनाने को सजेस्ट किया था एक खूबसूरत ऑर्चर्ड में, तो वो कहते थे कि ये तो जाहिल आदमी है, इसको खूबसूरती और ट्रेडिशन का क्या पता. A recurrent theme throughout Russian literature is the clash between the old and new system. This is another very important theme of this play, old and new system of Russia. Russia's new system had been adopting modernity, its rationalism, secularism and materialism since the 18th century. यानी 18वीं सदी की बात है कि रशिया का ये जो नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया उसमें मॉडर्निटी भी आई, रैशनलिज्म भी था, सेकुलरिज्म भी था और मटीरियलिज्म तो बहुत ज़्यादा था कि लोग जो हैं वो पैसे कमाने की तरफ चले गए थे. ये 18वीं सदी की बात है. बट मच ऑफ द लेट 19th century रशियन लिटरेचर वॉज रिटन इन रिएक्शन टू दिस चेंज. रशियन लिटरेचर लिखा गया इस चेंज के रिएक्शन में एंड इन प्रेज ऑफ एन आइडियलाइज्ड विजन ऑफ रशियाज हिस्ट्री एंड फोकलोर. कि रशिया की हिस्ट्री से मुतल्लिक उन्होंने फिर एक आइडियलाइज्ड विजन पेश किया इसके रिएक्शन में. The conflict between Gave and Ransky on one hand and Lupakin and Trofimov on the other hand can be seen as disputes between the old feudal order and westernization. यानी दोनों में जो conflict था वो बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे old feudal order westernization में इख्तिलाफ हो. But this conflict becomes more explicit in the speeches of Trofimov, who considers Russia's historical legacy as an oppressive one. Trofimov की जो speeches थी उससे हमें ये conflict ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आता है जब वो कहता है कि जो रशिया की हिस्ट्री है वो बहुत ऑप्रेसिव वन थी. मतलब उसमें सर्व्स रखते थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी और उन पर जुल्म करते थे. उनको अपने जो उनके हॉल्स होते थे वहाँ पे अंदर आने नहीं देते थे और उनको
किसी किस्म के कोई राइट्स हासिल नहीं थे। तो वो ये प्रपोज करता है आइडियोलॉजी जो कि इन्फ्लुएंस की जा रही है वेस्टर्न आइडियाज़ से, जैसे कि मार्क्सिज्म और डार्विनिज्म। लुपाकिन, यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैव चेंज। यहाँ पे लुपाकिन लियोबॉव और गेव को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब उनको ये बात समझनी चाहिए कि अब हालात बदल चुके हैं। The theme of love has been played down upon by the author. He depicts a society wherein love has no place over practicality. कि यानी लव की कोई जगह नहीं है अमली ज़िंदगी में। There is an expectation that Varya is to be married to Lupakin. ये उम्मीद की जा रही थी कि वरिया की शादी लुपाकिन से होगी। While Anya is in deep and emotional love with Trofimov, जो कि ट्यूटर था, उसके साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व थी, जो कि इंटेलेक्चुअल था। But both the male characters show no intelligence or practicality in understanding them. उन्होंने कोई प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं पेशकदमी नहीं की and the prospects at all. Lupakin remains busy in his business while Trofimov deems love a petty illusion. ये दोनों जो हैं मेल कैरेक्टर्स ये बिल्कुल पैसिव दिखाए गए हैं लव के मामले में, और ये कोई प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाते। और ट्रॉफीमोव जो है वो ये कहता है कि लव एक पैटी इल्यूजन है, यानी वो शादी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। He complains to Anya about Varya. Can't she understand that we are above all that, we must be free? वो ये कहता है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम शादी करें, बल्कि हम इस ये जो शादी और ये रिलेशन है इससे हम काफ़ी ऊपर हैं इन चीज़ों से। Cherry Orchard depicts a changing society, and because of it, the characters spend a lot of time thinking about how now compares to then. The theme of past is strongly gripping the script of the play. Theme of past भी जी बहुत important theme है इस play का। As a symbol of the past of the Russian Empire, the orchard evokes longing, regret, or disgust, sometimes a combination of all three. ये symbol था जी रशियन एम्पायर का, ये ऑर्चर्ड, और ये इवोक करता है लॉन्गिंग को। लॉन्गिंग मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा यादें वाबस्ता थी और रेंस्के फैमिली की, और रिग्रेट भी था उनको, और किसी वक्त उनको डिस्गस्ट भी फील होता था, और ये कभी कभी कॉम्बिनेशन था तीनों का। डिस्पाइट द पेनफुल रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट कैरेक्टर्स इन द एंड, अ कॉर्ड टू द पास इज स्निप्ड। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की थी ज़्यादातर कैरेक्टर्स ने आखिर में, लेकिन क्या हुआ आखिरकार एक कॉर्ड जो है वो पास्ट के साथ स्निप हो गई, यानी उसको काट दिया गया, पास्ट के साथ उनका रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। द चेरी ऑर्चर्ड इज़ सोल्ड, द हाउस इज़ शटर्ड एंड द ओल्ड सर्वेंट इज़ लेफ्ट टू डाई। चेरी ऑर्चर्ड बिक गया था, घर को उन्होंने बंद कर दिया था, और जो उनका पुराना मुलाजिम था फिर उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया था मरने के लिए। लियोबॉव, माई डियर नर्सरी, ओह यू ब्यूटिफुल रूम, आई यूज़ टू स्लीप हेयर व्हेन आई वाज अ बेबी। अब यहाँ पे थीम ऑफ पास्ट कह लें, ऑफ यहाँ पे नॉस्टैल्जिया है यहाँ पे, कि लियोबॉव जो है याद करी है अपने उस कमरे को जहाँ पे वो सोया करती थी जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। लियोबॉव, लुक देयर इज़ माई डेड मदर गोइंग इन द ऑर्चर्ड ड्रेस्ड इन वाइट। लियोबॉव को अपनी माँ दिखाई दे रही है जो कि वाइट ड्रेस में है और वो ऑर्चर्ड में चल रही है। देयर इज़ ऑल्सो थीम ऑफ होप इन द प्ले। मिसेस रैंस्की वॉज होपिंग दैट द चेरी ऑर्चर्ड विल बी सेव्ड समहाउ एट द एंड बाय सम मिरेकल। उसको आखिर तक यही इंतज़ार था कि कोई ना कोई मुआवजा हो जाएगा और चेरी ऑर्चर्ड जो है वो बिकने से बच जाएगा। बट इट टर्न्ड आउट टू बी ऑपोजिट, लेकिन उसके बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। Similarly, Varya was expecting and hoping to receive a proposal by Lupakin throughout the play, but ironically left the house by throwing its keys on the floor, as Lupakin never proposed her once till the end of the play. जी Lupakin ने आखिर तक वरिया को प्रपोज नहीं किया, और वरिया जो है वो आखिर में चाबियाँ जो हैं घर की वो फ्लोर पे फेंक के वो चली जाती है। अनिया इज़ अ फिगर ऑफ होप। अनिया जो कि बेटी है लियोबॉव की, वो एक फिगर ऑफ होप की तरह है। शी ऑलवेज इनकरेज हर मदर एंड गिव हर होप्स फॉर अ न्यू फ्यूचर। वो हमेशा अपनी माँ को उम्मीद दिलाती रहती है और कहती है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा और बहुत अच्छा होगा, एंड अ न्यू बिगनिंग, और हमारी बड़ी अच्छी शुरुआत होगी। शी सेज, ओ यस मामा यस, अ न्यू लाइफ इज़ अबाउट टू बिगिन। वो हमेशा उम्मीद दिलाती रहती है अपनी माँ को कि हमें आगे जो है हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा और ब्राइट होगा। Thus we can say that the cherry orchard is full of important themes like social change, class conflict,
new versus old system, independence, materialism, selfishness, and other themes that deals with important aspects of Russian literature. These themes are successfully making the readers understand the plot of the play deeply and thoroughly. जी ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है. एंड में इसके कंक्लूजन है. इस कंक्लूजन को आप थोड़ा सा लंबा करके लिखेंगे. यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है. कम से कम एक पेज का आपने कंक्लूजन लिखना है. तो इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आ जाता है. सो आप लोग ज़रूर इसको प्रिपेयर करें. थीम्स का वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर एक थीम पे भी क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं. इसके अलावा मैं कोट्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी. इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेक्सचुअल कोट्स दिए हुए. वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ माई ब्लॉग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे आपको ये नोट्स ईजिली अवेलेबल होंगे. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन दिस इज़ योर होस्ट Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and please subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Allah Hafiz.